स्वागत है आपका एक बार फिर से। और जनादेश के बारे में हम सुबह से आपको बता रहे हैं, जो रुझान आने शुरू हुए और रुझान जो अब नतीजे में बदलने लगे हैं और तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है, चाहे वो महाराष्ट्र की तस्वीर हो या फिर झारखंड की तस्वीर हो। महायुति की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है और साफ हो गया है क्लियर मैंडेट के साथ, या यूं कहें कि ऐतिहासिक जीत के साथ महाराष्ट्र में। तो उधर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ी जीत इस चुनाव में हासिल की है और अपनी सत्ता को बरकरार रखने में सफलता मिली है। और उपचुनाव के भी जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं वो भी हम आपको लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन, और उसके बाद अब बीजेपी दफ्तर जाएंगे 3:30 बजे के आसपास। जो जानकारी मिल रही है उसमें 3:30 बजे के आसपास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी इस जीत और जो भारतीय जनता पार्टी के महायुति की महाराष्ट्र में जीत हुई है और इसके साथ ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार बनाने की वहां पर कोशिश कर रही थी और वहां पर सफलता नहीं मिली, इसके बारे में वो मीडिया से बात भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी, मंझवा, सीसामऊ और मीरापुर, इन 9 जगहों पर 20 तारीख को वोटिंग हुई थी और आज नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं। और नतीजों में सबसे पहले गाजियाबाद में सबसे कम पोलिंग हुई थी। इन 9 सीटों में 33% के आसपास पोलिंग हुई थी और वहां पर भारी मतों से चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव शर्मा। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में 9 में से 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है भारतीय जनता पार्टी, 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और एनडीए की विजय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों और समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सफल है। यूपी के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार एवं सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये अपने आज के इस ट्वीट में उस नारे को भी दोहराया है, मतदाताओं को धन्यवाद दिया है और विजयी उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जो नीतियां और समर्पित कार्यकर्ता हैं, उस पर मुहर लगी है। सबसे अच्छा है जैसे आज हुआ है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड वोटिंग परसेंटेज, वैसे ही आगे जाके जो भी लीडर हमारे लिए सब मिलके चुनते हैं महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा। बहुत टफ था, 24 घंटे कम पड़ रहे थे और मैं भी नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉन्स्टेंटली सब कार्यकर्ताओं के साथ थी, तो बहुत खुशी है कि हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट। थैंक यू। तो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जीत पर जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए और इस जीत के बारे में बता रही हैं। अंशु जोशी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशु जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तो साफ हो गया है, दोनों प्रदेशों के नतीजे भी आने लगे हैं, अब जो रुझान थे वो नतीजों में बदलने लगे हैं। दोनों जगह की सरकार रिटेन कर रही है। महाराष्ट्र की इस बड़ी जीत को आप किस तरह से देख रही हैं? पहले महाराष्ट्र की चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र की चर्चा करना अनिवार्य भी हो जाता है क्योंकि 288 विधानसभा की सीटें हैं, बड़ा राज्य है और इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से लोकसभा में भाजपा गठबंधन को महाराष्ट्र से झटका लगा था, 48 में से 17 सीट भाजपा गठबंधन को मिली थी लोकसभा चुनाव में और इसीलिए ये असेंबली इलेक्शंस
भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और निश्चित तौर पर विपक्षी खेमे के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और तरह तरह के हमने देखा कि किस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की गई। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सपने मोदी जी ने देखे हैं, तो चाहे वो फिर वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हो या फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो या फिर जो तमाम स्कीम्स का जो फायदा है वो समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने की बात करते हो, मुझे लगता है कि ये इस उद्देश्य को मिली सफलता है। बहुत बड़ी सफलता महाराष्ट्र में मिली है और निश्चित तौर पर जीत का सेहरा तो फडणवीस जी और पवार जी और शिंदे जी को बनता ही है। और ये भी साफ हो जाता है कि यदि हम एनसीपी के इन दो खेमों की ओर देखें और यदि हम शिवसेना के दो खेमों की ओर देखें, तो ये भी साफ हो जाता है कि इस बार जनता ने किसे एनसीपी के असली उत्तराधिकारी के रूप में या शिवसेना के असली उत्तराधिकारी के रूप में चुना है। और विदर्भ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकसभा में मुझे लगता है यही क्षेत्र भाजपा के हाथ से फिसला था, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कैलाश विजयवर्गीय जी ने जाकर के यहाँ पर कमान संभाली और इसीलिए इस बार जो ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं, ये भाजपा के द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर जो समर्थक है उनमें एक हर्ष की लहर है कि राष्ट्रवादी सरकार फिर से महाराष्ट्र में बनने जा रही है। और फडणवीस जी ने बिल्कुल सही ट्वीट किया है, मोदी है तो मुमकिन है। फडणवीस ने ट्वीट किया है, मोदी हैं तो मुमकिन है। फडणवीस के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, लेकिन आज जब ये नतीजे आए और अभी फडणवीस जी मीडिया को संबोधित भी कर रहे थे, इस चुनाव में जीत के बारे में भी बता रहे थे और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में भी वो कह रहे थे कि हम लोग मिलकर इस पर डिसाइड कर लेंगे, कोई रिफ्ट नहीं है। तो 2019 का वो उनका वो शेर भी याद आ रहा है जब विपक्ष के नेता के तौर पर वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मुझे कम मत समझना, हम लौटकर वापस आएंगे, और कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौटकर वापस आ जाऊंगा, लौटकर फिर आऊंगा। तो ये बात उन्होंने कही थी और लग रहा है कि एक समर्पण के साथ उन्होंने इस 5 साल के दौर को देखा है और समझा। एक 5 साल का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर रहकर उस चीज को भी स्वीकार किया, अपनी पार्टी के आदेश को भी माना और मिलकर चुनाव लड़े और ये एक बड़ी सफलता मिली। उसमें देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि वो एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर को देखें, जिस प्रकार की कार्य प्रणाली है, तो फिर एक चीज की सराहना करनी तो बनती है कि जिस प्रकार से संगठन के आदेश का मान हर एक कार्यकर्ता रखता है, उसी को रखते हुए फडणवीस जी को जैसा जो आदेश संगठन के द्वारा पार्टी के द्वारा दिया गया, उन्होंने उसको बखूबी निभाया। और उनके नेतृत्व में और जिस तरह से शिंदे साथ रहे और जिस तरह से तमाम अलग अलग योजनाएं विकास परक चलाई गई, ध्यान पूरा इन नेताओं ने और विशेषकर देवेंद्र फडणवीस को मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि उनका जो ध्यान रहा वो इन तमाम विकास परक योजनाओं पर रहा। विशेषकर जब लोकसभा में जिस प्रकार का झटका मिला, जिस तरह की सीट्स भाजपा को मिली, तो उसके बाद एक बहुत विशेष ध्यान इन तमाम योजनाओं पर दिया गया। तो ये लाड़की बहिनी योजना और ये तमाम लाड़का भाऊ योजना और इस प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई और समाज के निचले तबके से महिलाओं को, बहनों को जो इससे जोड़ा गया, इससे जो फायदा हुआ, तो सीधे सीधे जब महिलाओं को ये एक करिश्मा होते हुए मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा, और मैं इसको आपको एक फिनोमिना के रूप में बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक प्राध्यापक के रूप में मुझे लगता है कि अपने आप में एक फिनोमिना बन के उभरा है कि हम किसी भी जाति या हम क्षेत्र के लोगों के परे हम जाकर के अब जरा ये महिलाओं को एक वोटर्स के रूप में देखें, जिनका पॉपुलेशन में एक इतना बड़ा योगदान है, इतनी बड़ी उनका यदि हम रेशियो देखें तो है, तो महिलाओं का एक बड़ा कहना जो है, उनका वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में भी सरकार को डिसाइड कर रहा है। वहां पे भी उन्हें सेफ्टी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट प्रदान करने वाली योगी सरकार को चुना। आप मध्य प्रदेश में भी जाएं तो जो बहनों का वोट है वो बहुत वहां मैटर किया मध्य प्रदेश में भाजपा को जिताने में। वहां पे भी शिवराज सिंह चौहान किस तरह से वहां की माताओं बहनों में लोकप्रिय है, हम सभी जानते हैं। और लगभग यही मुझे महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर ये तमाम लीडर्स धन्यवाद भी कर रहे हैं अपनी बहनों का, माताओं का, जिन्होंने भाजपा और भाजपा के साथी जो दल है उनको चुना है सरकार के रूप में। तो ये तमाम योजनाएं चलाई गई, हम फडणवीस जी की बात कर रहे थे, ये एक बहुत सकारात्मक तरीका है आदेश को, दिए गए आदेश को मानने का, उस पर काम करने का। और इसी तरह से मुझे मोदी जी भी काम करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे कितनी ही चुनौतियां हो, वो अपने उद्देश्य को बिल्कुल एपिसेंटर में रखते हुए
बाधाओं को पार करते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं, देश को आगे लेकर के जाते हैं। तो इसमें जनता का भी कहीं ना कहीं भला होते हुए दिखाई पड़ता है। तो यही मुझे महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और रवि तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा हम कर रहे हैं जनादेश को लेकर और सुबह से ये चर्चा चल रही है, आकलन चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है। महाराष्ट्र को आपने बहुत करीब से देखा है और उसको कवर भी किया है। ये एक ऐतिहासिक जीत, शायद इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी या महायुति को भी नहीं थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें जीती थी और इस बार अभी तक के जो रुझान और नतीजे आए हैं उसमें 130 सीट पर अकेले भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। और महाविकास अघाड़ी जो दावा कर रही थी सरकार बनाने का, वो उतनी सीट भी नहीं ला पाई जितनी शिंदे की पार्टी ने जीता है, या आगे है 55 सीट पर, अभी वो आगे चल रहे हैं। 50 सीट अभी इनकी दिखाई दे रही है, कांग्रेस 19, शिवसेना यूबीटी 20 और एनसीपी शरद पवार गुट कोई 11 सीटों पर अभी बढ़त या नतीजे उनके पक्ष में आए हैं। तो ये है 225 सीटों पर। आपको क्या लग रहा है, ये जो वादे किए गए या जो सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में रही, उस सरकार का काम का रिजल्ट आया है, या फिर जो नारों के जरिए पोलराइज करने की कोशिश की गई उसका ये नतीजा है? देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी आपको कि जो भी परिणाम आप देख पा रहे हैं, ये 5 महीने की प्रिपरेशन है बीजेपी और उनके सहयोगियों की। लोकसभा चुनाव में यही पार्टी अपने परफॉर्मेंस को बिलो कर रही थी और इसके साथ ही इस चुनाव में वो अपने परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। मैं बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार मिलता रहा इस पूरे चुनाव में। वो खुद को 90 वोटों से ज्यादा, 90 सीटों से ज्यादा अपने को नंबर्स नहीं दे रहे थे। अब बीजेपी छूती नजर आ रही है करीब 130 के आसपास। तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्शन मैनेजमेंट रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी योजनाओं पे काम किया है, साथ में उनके नारे अच्छे रहे, कार्यकर्ताओं का पोलराइजेशन बहुत अच्छा रहा। इसके बीच में जो बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के जो लोग रहे, उन्होंने बड़ी अथक मेहनत की है। करीब महीने भर से हर कार्यकर्ता के पास एक जिम्मेदारी दी गई थी कि करीब 5 घंटे उन्हें अपने इलाके में काम करना है, अपने वोटरों को, यानी हर कार्यकर्ता के ऊपर जिम्मेदारी थी कि 100 वोटर को वो पोलिंग बूथ तक लेके जाए। तो ये कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम है। इस पूरे चुनाव में अगर जो सबसे ज्यादा दोष दिया जा सकता है, सबसे ढीली स्ट्रेटजी रही है, वो रही है कांग्रेस की। सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ने के बाद भी सबसे बिलो परफॉर्मेंस उसका रहा है। अगर इस पूरे उसमें देखा जाए तो कांग्रेस की बड़ी फेलियर दिख रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सिर्फ पार्टी नहीं गई थी, बल्कि उनके साथ कार्यकर्ता, उनके साथ पूरा का पूरा इलाका गया था। उद्धव ठाकरे तो सिर्फ मुंबई और कोकण के आसपास की सिमटी हुई शिवसेना पार्टी रही है, उसमें भी करीब 60 से 70% के आसपास शिंदे के साथ, क्योंकि वो सत्ता में थे तो लोग उनके साथ चले गए थे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की परफॉर्मेंस की बात करें या एनसीपी के शरद पवार की, क्योंकि शरद पवार की पार्टी का करीब 20 सालों से प्रबंधन पूरी तरह से अजीत पवार के हाथों में था, तो ये परिणाम अलग दिख रहा है। लेकिन जो बीजेपी ने जिस तरह से अपनी प्रिपरेशंस की है, जिस तरह से अपना आप यहाँ पर रोकना चाहूंगा, फिर आगे हम आपके पास आते हैं। जरा सुन लेते हैं मोहन। हम पिछले इसी विधानसभा से लोकसभा भी आ रहे थे, इस बार हम और आगे बढ़े, आगे बढ़े। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। 100% महाराष्ट्र हमारे लिए एक नया मौका लेके आया है और जैसे मैंने विस्तार से बात कर दी, अब दोबारा दोहराऊंगा नहीं। और ये तस्वीर आप देखिए, जश्न का माहौल है, जो लोग जीत रहे हैं और वहां पर ये जश्न का माहौल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति की बड़ी जीत हुई है और इस जीत के बाद वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। 130 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और जीत के कगार पर है। कई जगहों पर नतीजे भी आ गए हैं, जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 130 सीट पर अभी वो उसके पक्ष में रुझान और नतीजे हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे की 81 सीटों पर लड़ी, 55 सीटों पर उसके रुझान और जीत का जो नतीजा है वो देखने को मिल रहा है। अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर लड़ी और 40 सीटों पर वो अभी आगे है या उसके पक्ष में नतीजे आ गए हैं। 288 में से
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार गठबंधन को मिला है। चर्चा हम कर रहे थे, रवि तिवारी जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। हम लोग चर्चा ये कर रहे थे उस समय कि ये जो बड़ी जीत है, इस जीत के पीछे की वजह क्या है जिसको आप समझा रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये रही है कि अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों को आप बहुत करीब से देखें, वोट परसेंट को देखें और अभी के जो परसेंट दिख रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का बहुत बड़ा वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, लेकिन उनके साथ के सहयोगियों का वोट परसेंट काफी बड़ा है। करीब करीब 11% के आसपास वो बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। हालांकि फाइनल कल तक मिल पाएगा वो, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं शिंदे शिवसेना की, शिंदे शिवसेना लड़ते हैं 80 के ऊपर सीटों पे और 56 सीटों पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अगर उनका रेशियो देखते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन रेशियो है। यही रेशियो उनका लोकसभा के चुनाव में भी रहा। तो जो जीत है बीजेपी तो जाहिर सी बात है कि 130 सीटों पे वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। करीब 10 के आसपास सीटों का जीत डिक्लेयर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन शिंदे और अजीत पवार जो कि लोकसभा में बड़े फेलियर कहे जाते रहे, उनके ऊपर यह आरोप लगता रहा कि वो बीजेपी के ऊपर एक बोझ है। वो उन्होंने इस बार अपना तमगा हटा दिया है और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, खासकर इन तीनों पार्टियों का। इसके साथ अगर जो हम देख रहे हैं कांग्रेस की, शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार की, वो कहीं फेलियर दिख रही है। लेकिन मैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में ये कहूंगा कि पार्टी का स्ट्रक्चर उनका टूटा था। उनके पास बहुत सारी चीजें नई जोड़नी थी। जो मोबिलाइजेशन करना था वो कांग्रेस को करना था। मराठवाड़ा और विदर्भ में जो परफॉर्मेंस और जो सबसे ज्यादा सीटें दी गई थी वो कांग्रेस को दी गई थी और कांग्रेस वहां पे अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। सतारा में जो कि उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री, कई बार सांसद और इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान, वो हार गए हैं अपनी सीट पे। तो ऐसी जगहों पे ये कहा जाए कि जब धुरंधर अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं उनके, यानी उन्होंने अपनी होम टर्फ मजबूत नहीं की है, तो पूरे प्रदेश में किस तरह की स्ट्रेटेजी कर पाएंगे? ये एक आरोप कांग्रेस पे जरूर लग सकता है इस बार कि वो महाराष्ट्र के चुनाव को उतनी गंभीरता से नहीं देख पा रहे थे जितनी गंभीरता से उनको देखनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो महायुति की जो बड़ी सफलता है उसके बारे में अंशु जी जरा आपसे भी समझेंगे और रवि जी से भी समझेंगे। पहले आप ये बता दी समझाइए कि जो ये महाविकास अघाड़ी का जो ये परफॉर्मेंस है, जिसके बारे में भी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इतना खराब परफॉर्मेंस होगा। ये माना जा रहा था कि एक कड़ी टक्कर होगी और बहुत कम का अंतर रहेगा चाहे जो सरकार बनाने की स्थिति में हो। हंग असेंबली की भी बात कही जा रही थी। बहरहाल अब तो वो नहीं रहा। इसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? क्या उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ जाना, बाला साहब ठाकरे जो कांग्रेस के विरोध में हमेशा रहे, इसको जनता ने, वहां के लोगों ने या जो वहां के शिवसेना के लोग हैं, इसको स्वीकार नहीं किया विधानसभा के चुनाव में? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा बिंदु रखा है और ये बिंदु जो है इसे मैं भी इसमें विश्वास करती हूँ, इसे कहती हूँ क्योंकि जिस प्रकार की विचारधारा असल में शिवसेना की रही, जो शिवसेना के कार्यकर्ता रहे हैं, समर्थक रहे हैं, तो जब उद्धव ठाकरे ने सोनिया जी को बिल्कुल माता बना लिया और कांग्रेस का हाथ थामा, तो ये सोचिए कि जो इतने वर्षों से एक विश्वास के नाते शिवसेना से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जो शिवसेना के कार्यकर्ता है, उन्हें कम से कम मैं बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल मानती हूँ। वो बहुत भावनात्मक स्तर पर शिवसेना से जुड़कर काम करते हैं, तो उनको झटका लगना स्वाभाविक था। तो निश्चित तौर पर एक तो ये एक विचारधारा के स्तर पर एक ये बहुत बड़ा जो परिवर्तन हमने देखा, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों ने नकारा उद्धव ठाकरे को। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो एक सरकार ने लगातार, ठीक है, लोकसभा में प्रदर्शन नहीं कर पाई भाजपा और उसके अलग अलग कारण रहे और कहीं ना कहीं वोट पोलराइजेशन, विदर्भ में जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा, ये तमाम कारण रहे। लेकिन इस बार बहुत अच्छी तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करके, तो हमको एक पॉजिटिव तरीके से भी देखना चाहिए कि एक माइक्रो मैनेजमेंट करके जिस प्रकार से इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को भी हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी टोलियों में हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जो ये पूरा काम किया गया है और जो ये पन्ना प्रमुख के स्तर तक जिस प्रकार से इलेक्शंस मैनेज करती है भाजपा, वो फिर किए गए और बड़ी अच्छी तरह से इस बार फिर टोलियों में बंटकर कार्यकर्ताओं ने और लोगों को प्रमोट किया कि वो जाएं और वोट करें और विकास के लिए वोट करें। और
इसी भी जिस प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिस तरह से महिलाओं को आगे किया गया, तो ये तमाम जो कारण है ये वजह बने। अब देखिए, मोदी जी ने अभी बैक टू बैक 3 देशों की यात्राएं की, लेकिन उसके पहले उन्होंने महाराष्ट्र में 10 रैलियां की हैं और लगभग 36 विधानसभा सीट्स जो है वो उन्होंने अपनी इन रैलीज के माध्यम से कवर की। अमित शाह जी ने काफी सारी रैलीज की, इसमें नितिन गडकरी जी ने बहुत सारी रैलीज को संबोधित किया। तो आप देखिए कि जब पूरा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय से लेकर के लोकल कार्यकर्ता भी जब इस मिशन में जुट गया कि इस बार महाराष्ट्र इलेक्शंस में विजय प्राप्त करनी है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि एकनाथ शिंदे जी का गुट और अजीत पवार के गुट जो एक मिशन पे लगे कि जीत प्राप्त करनी, और इसके लिए कार्यकर्ताओं ने जब एकजुट होकर के परिश्रम किया तो फिर निश्चित तौर पर परिणाम हमारे सामने है। पर जिस बिंदु से आपने बात शुरू की थी, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं जिस दिशा में उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को लेकर के जा रहे हैं, उस शिवसेना को शिवसेना के कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता कि शिवसेना मान सकते हैं। रवि जी, क्या आपको भी लगता है ये जो फैसला था कांग्रेस के साथ जाना उद्धव ठाकरे का, ये शिवसेना के समर्थक, उनके चाहने वाले, जो बाला साहब के चाहने वाले लोग थे, उन लोगों को ये रास नहीं आया? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है। मैं मुंबई को बहुत करीब से देखता रहा हूं। देखिए, आप राजनीति में कोई छूत और अछूत नहीं होता। उद्धव ठाकरे की जो स्ट्रेटजी रही और शिवसेना का जो इतना बड़ा कैनवास फैला, वो बाला साहब ठाकरे के वक्त में नहीं रहा, बल्कि उद्धव ठाकरे के मैनेजमेंट के वक्त में रहा। और ये शिवसेना कई बार बड़ा भाई बन के महाराष्ट्र में बीजेपी को अपनी उंगली पकड़ा के चलाना सिखाया था। करीब करीब 3 दशक के आसपास की दोनों की सहयोगी रहे, दोनों का हिंदुत्व का मुद्दा रहा। यहाँ तक कि आरएसएस जो है वो शिवसेना को बहुत हिंदुत्व का हिमायती मानती रही। मुझे अभी भी उद्धव ठाकरे को उस निर्णय को लेके बहुत वो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर था कि डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, सत्ता को लेके थे, पद को लेके थे, जहां पे कई बार पुराने शिवसैनिक अभी भी शिंदे को नहीं माफ कर पा रहे हैं। फडणवीस को लेकर लोगों के बीच में अभी भी गुस्सा है। मैं मुंबई और उसके सराउंडिंग के आसपास की बात करूंगा, तो शिवसेना के का जो कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मुझे उसको लेके बहुत वो नहीं रहा। मुझे सबसे बड़ी जो खूबी दिखी है वो है बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट। बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी वोट की स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज किया है, करीब करीब 5% के आसपास माना जा रहा था कि पूरे प्रदेश में लाड़की बहन योजना का एक फर्क आने वाला है। वो फर्क को उन्होंने कन्वर्ट किया है। 11% के आसपास जो वोट है बीजेपी के नहीं बढ़े हैं, बल्कि सहयोगियों के और वोट कटुआ के बढ़े हैं। 7वीं सबसे बड़ी पार्टी बनी है एमआईएम, खासकर महाराष्ट्र में। अभी आप अगर पूरे ट्रेंड को गौर करके देख रहे हैं, तो मुझे उद्धव ठाकरे की फेलियर्स को नहीं दिख रहा। अगर आप लोकसभा में परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसी शिवसेना का, जो कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा था, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता के सामने वो हिंदुत्व के मुद्दे पे वो सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो इशू नहीं था। यहाँ पे बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। लोकसभा में आरएसएस बीजेपी के साथ सिंक नहीं हो पाई थी, लेकिन विधानसभा में आरएसएस बीजेपी के साथ सिंक हो रही है। उनके आखिरी मोमेंट के जो हिंदुत्व के नारे रहे वो भी थोड़े से चले हैं। लाड़की बहन योजना, यानी मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही कोलैबोरेट प्रिपरेशन थी इस पूरे चुनाव को लेके बीजेपी की और उसके सहयोगियों की भी। मैं आपको खासकर वोट कटुआ की तरफ दिखाऊंगा, जो कि कल परसों के बीच में बहुत सारी एनालाइज करेंगे एक्सपर्ट इसको लेके, कि कई सीटें तो ऐसी हैं कि जो महज 1500 से 2000 पे जीत दिखाई दे रही है, लेकिन शिवसेना के ही रिबेल्स खड़े हैं शिवसेना की वोट काट के। उद्धव ठाकरे शिवसेना की, मुंबई और उसके सराउंडिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे ये एक जो स्ट्रेटेजी थी, यानी इलेक्शन मैनेजमेंट और किस तरह से वोटों का मैथ होगा, जादुई आंकड़ा कैसे पार करना है बीजेपी को, वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे किया गया था। और इसमें जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो अपनी एक कोर एक्सपर्टीज है वो उन्होंने प्रूव करके दिखाई है। उद्धव अगर फेल होते तो लोकसभा में भी फेल होते, फिर विधानसभा में नहीं होते। और बार बार बीजेपी का जो सर्वे रहा, जिसकी वजह से यहाँ की लोकल बॉडीज के इलेक्शंस नहीं हुए, वो उद्धव के साथ जा रहे थे। करीब 4.5 साल के आसपास हो गए हैं महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के चुनाव, जिसको नहीं किया गया, क्योंकि सरकार जब अपने सर्वे करवा रही थी तो उन्हें ये लग रहा था कि ये चुनाव उनके खिलाफ जा रहा है। तो ऐसी पूरी सिचुएशंस में मुझे नहीं लग रहा है कि उद्धव को सिर्फ उनके जो एक ट्रेंड रहा है हिंदुत्व का वोटर, वो मराठी मानुस की पहचान उद्धव ने नहीं छोड़ी है, जिसको पकड़ के रखा है। और शिवसेना की पूरी मूलभूत जो
जो संरचना की गई थी वो मराठी मानुस को लेके थी। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये वजह नहीं हो सकती। ठीक है। अभी तो और परिणाम आने हैं, वो हमें दिखना होगा। ठीक है, अब बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की लेगेसी को लेकर भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, उसे भी जरा समझें। क्या वो समय अब खत्म हो रहा है? इन दोनों लोगों की लेगेसी अब खत्म हो रही है? महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत महायुति को मिली है और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और एक बार फिर से वो सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। 50 से ज्यादा सीटों पर उनका गठबंधन अब या तो आगे है या जीत चुकी हैं। हमारे साथ इस नतीजों पर जो रुझान और नतीजे हैं उसका विश्लेषण करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशु जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और रवि तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र के वहाँ की जो राजनीति है और वहाँ की जो सियासत इस चुनाव के दौरान रही और जो नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा, रवि जी ने, अंशु जी, कि ऐसा नहीं है कि जो फैसला लिया कांग्रेस के साथ जाने के लिए उसका असर है, लेकिन अब एक सवाल तो ये है ना कि बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, महाराष्ट्र के ये दो बड़े चेहरे, बाला साहब आज नहीं हैं और उनकी लेगेसी को अब उद्धव ठाकरे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शरद पवार, उनकी अपनी एक लेगेसी, तो ये क्या अब खत्म हो रही है और अब नया जनरेशन, नया चेहरा या नए सोच के लोग अब आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकी बातों को लोग अब खारिज करने लगे हैं। इस नतीजे से तो यही लग रहा है। देखिए, एक्टिव तो अभी भी हैं। हम शरद पवार को तो अभी भी इतना एक्टिव देखते हैं और अपनी बेटी से ज्यादा तो मुझे वे स्वयं एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। तो अब लीगेसी की बात तो तब की जाए जब पवार जी पीछे हटे कि अब बहुत समय हो गया, अब आगे की जनरेशन पैटर्न को संभाले। तो अभी वो स्थितियां तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो शरद पवार जी तो स्वयं ही मैदान में हैं। और रही बात ठाकरे जी की, तो देखिए, तिवारी जी एक पत्रकार होने के नाते जो उनका विश्लेषण है वो बहुत गहन है और निश्चित तौर पर वो एक पत्रकार होने के नाते आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं। मैं एक प्राध्यापक भी हूं और साथ ही जो एक ग्रास रूट लेवल पर आदमी क्या सोच रहा है, एक जो वोटर है या जो जुड़ा हुआ एक पार्टी से कार्यकर्ता होता है, उसके ऊपर क्या, देखिए, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपने जो डिसीजन लेते हैं वो किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से लेते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई बार विरोधी पक्षों के साथ आजकल गठबंधन कर लिए जाते हैं, लेकिन ये गठबंधन कब तक चलते हैं ये भी एक विकट प्रश्न है। और फिर जब हम कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भाजपा और सीपीआई का किसी किस्म का तालमेल हमको दिखाई पड़े। तो यहां पर मुझे लगता है कि जब हम वोटर्स को देखते हैं और विशेषकर जो महिलाओं को देखते हैं, मैं फिर कहूंगी कि महिलाओं को एक अलग सेपरेट आप एक डोमेन के रूप में रखिए और उनको देखिए। तो जो महिलाएं हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटली तो फिर एक डिस्टर्बेंस आता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये रही बात। लेकिन बिल्कुल तिवारी जी जो बात कह रहे हैं वही मैं भी कहना चाह रही हूँ कि हम मोर देन की ये लीगेसी पे जाएं या कांग्रेस को नकारा गया क्या, या ये क्या, मतलब एक नकारात्मक रिजल्ट देखने की बजाय हम एक सकारात्मक रिजल्ट देखें। इस बार 2 स्तर पे भाजपा ने काम किया है। भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का जो प्रशासन था महाराष्ट्र में, वो इस बात पे लगा रहा कि ऐसी विकासोन्मुख योजनाएं चला करके और वोटर्स को हमको ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए हमको एक उनको आगे प्रेरित करना है। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान रहा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर का योगदान रहा, एक नींव के पत्थर की तरह। आरएसएस को मैं कहूंगी कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता लगे जिन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि वोटर्स जो हैं वो वोटिंग करें, और जो एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ, क्योंकि देखिए विदर्भ के क्षेत्र में हमने लोकसभा के समय देखा था कि लोग नाराज थे और कुछ जातिगत विश्लेषण भी थे वहां पर। वहां समहाउ कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जो ये ओबीसी, मुस्लिम, दलित एक जो पूरा एक वोट बैंक खड़ा करके और कहीं ना कहीं पोलराइज किए थे वोट, और वो भाजपा के पक्ष में नहीं गया था यदि हम उस समय ठीक है। अब जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है महायुति की, जरा वो वहां चलते हैं और क्या कह रहे हैं। फडणवीस और अजित पवार, तीनों पार्टियों की 3 बड़े, एक ऐतिहासिक जीत, और इस जीत के बाद अब जश्न का माहौल और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए प्रफुल्ल पटेल भी वहां पर हैं, एनसीपी के नेता
चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एकनाथ शिंदे, शिवसेना के, और शिवसेना ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इसने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को मान्यता दी है, यही नहीं, जनता ने भी उन्हें स्वीकार किया है और जनता ने भी अभी मुहर लगा दी है कि एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना असली शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी असली एनसीपी है। इस पर मुहर लगा दिया है और यही देखिए महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता इस वक्त एक साथ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्ट्री साइन देते हुए रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। अब यहां पर इसी का इंतजार था जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसका विश्लेषण भी कर रहे थे और लगातार अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे या बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने अभी तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है 130 सीटों के साथ, तो क्या महाराष्ट्र के का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। दावे सब कर रहे हैं, मांग सब अपने हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी का ही नेता मुख्यमंत्री हो, लेकिन सबने ये कहा है कि तीनों पार्टी मिलेंगे, बैठेंगे और उसके बाद हम इस पर फैसला करेंगे कौन होगा सीएम। कोई हमारे बीच में राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, देवेंद्रजी, प्रफुल्लभाई रामदास आठवले साहेब, पियुष गोयल साहेब, चंद्रशेखर बावनकुळेजी, नीलमताई गोरे, सर्व महायुतीचे सन्माननीय उपस्थित असणारे मान्यवर नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पत्रकार मित्रांनो, आपण आज सकाळी काउंटिंग सुरू होईपर्यंत प्रत्येक जण आपापले परीनं अंदाज व्यक्त करत होते। काल तर मी स्वतः वेगवेगळ्या चॅनलला बघत होतो, म्हणजे आम्ही तिघं कशातच नसल्यातच जमा होतो, बाकीच्यांच्या गाड्या फिरवणं, ड्रायव्हिंग करणं, इकडे जाणं तिकडे जाणं, इतकं काही सुरू होतं की आम्ही पहिल्यांदा 1:45च्या पुढे जाऊ आम्हाला वाटत होतं। कालचं सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला वाटायला लागलं की आपण कुठेतरी खाली जातोय का काय, परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। सगळेच कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षाचे, मित्र पक्षांचे सगळे आमचे सहकारी त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं आणि सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून त्या ठिकाणी कामाला लागले। आमच्या ज्या योजना होत्या योजनांच्याबद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात आली, आम्हाला त्याच्यामध्ये दोष देण्यात आला, आमची थोडंसं टीका टिप्पणी करण्यात आली की राज्य कंगाल केलं, अमुक झालं तमुक झालं, परंतु नंतर त्यांचे जाहीरनामे बाहेर आल्यानंतर आम्हाला ते दिसलं की हे काय चाललेलं आहे, कसं चाललेलं आहे, कुठलाही हिशोब न ठेवता अशा प्रकारचे जाहीरनामे बाहेर आले आणि आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलं। आम्ही मुळात काय केलं, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आम्हाला मोठं अपयश आलं, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला तिघांनाही वाटलं नव्हतं की बाबा अशा प्रकारचं आपल्याला अपयश मिळेल, परंतु ते मिळालं, आम्ही ते मान्य केलं, त्याच्यातून आम्ही पुन्हा सावरण्याचा प्रयत्न केला। अर्थसंकल्प सादर करत असताना आम्ही सरकारमध्ये तिघांनी मिळून काही योजना जाहीर केल्या, त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली। अंडर करंट असा का बहिणींनी दाखवला की मी सगळे उताने पडले, सगळे आडवे झाले। एक माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे, प्रत्येकाची वेगवेगळी मतं असू शकतात आणि उलट आमच्यावर आता जबाबदारी वाढलेली, कारण एवढ्या प्रचंड बहुमताने, म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं माझ्या तरी पाहण्यात नाही, माझ्या तरी ऐकवत नाही। कदाचित पूर्वीचा काळ वेगळा काँग्रेसचा असेल त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही, परंतु बाकीचे विरोधक नगण्य होते त्यावेळेसची गोष्ट, परंतु अलीकडच्या काळामध्ये
जसं आम्हाला समजतंय तसं तर एवढं प्रचंड यश हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून पण जाणार नाही आणि आम्ही अतिशय जमिनीवर पाय ठेवून आता म्हणजे जसे जसे ते आकडे आम्हाला दिसत होते तसे 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 फायनान्सच्या गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या. मी देवेंद्रजींना पण फोन केला तेव्हा म्हटलं देवेंद्रजी खूप काही काम करावं लागेल. एकनाथरावजींना पण तसं सांगितलं की फार आर्थिक शिस्त आपल्याला त्याच्यामध्ये आणावी लागेल आणि आम्ही आणू. त्याच्यात आम्हाला हे नवीन नाहीये. आम्ही सगळे अनुभवी माणसं, आम्हाला त्याच्यामध्ये कुठली काही अडचण नाही आणि शिवाय आमच्या पाठीशी केंद्र सरकार आहे. तो आम्हाला खूप मोठा एक आधार आहे. एक आमच्या पाठीशी एक मोठा भक्कम अशा प्रकारचा भरोसा आहे आणि त्याच्यामुळं ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत. आता विरोधक टीका करतात की बाबा बॅलेट पेपरनी घ्यायला पाहिजे होतं, मग बॅलेट पेपरने लोकसभेला पण घ्यायला पाहिजे होतं. लोकसभेचा निकाल लागला की तो बरोबर आणि इथला निकाल लागला की मग बॅलेट पेपर यायला पाहिजे, मग मशीन काही ईव्हीएम बरोबर नाही, असं नाही चालत. आता झारखंड पण आमच्या हातनं गेलंच ना, आम्ही कुठं काय म्हणतो. ठीक आहे, त्या जनतेने कौल दिलेला आहे तशा पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचदा आपले जे 6 रिजन आहेत ना, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या रिजनमध्ये, नाशिक, सगळीकडेच तुम्ही बघितलं तर सगळीकडे महायुती जोरात चालली. असं कुठं नाही की मागच्या वेळेस कसं झालं, आम्हाला झटका दिला तो मराठवाड्याने दिला. आमची एकच जागा त्यावेळेस भुमरे साहेबांची आली संभाजीनगर सिटीतली, बाकीकडे सगळीकडे आम्हाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं आणि तसं ह्यावेळेस झालं नाही. तुम्ही जर अंदाज घेतला तर सगळीकडेच चांगल्या प्रकारे महायुतीला यश मिळालं. काही जागा गेल्या त्या फार थोड्या मतांनी त्या बाबतीमध्ये गेलेले आहेत असंही चित्र. आणि मीडियावाल्यांनो, मला एक तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक पण आहे, प्रिंट पण मीडिया आहे, मला एक कळत नाही, तुम्ही खऱ्या बातम्या देत चाला ना. जे खऱ्या देत नाही त्यांना मला म्हणायचं तुम्ही बाकी सगळे खऱ्या बातम्या देतात, त्याच्याबद्दल दुमत नाही. पण मी टीव्ही चालू केलं आणि अजित पवार पोस्टल बॅलेटमध्येच मागं. मी विचारतोय तिथं फोन करून, ते म्हणले नाही दादा आपण पुढे आहे. आता माझं लीड 1,02,000 मताधिक्य मी मिळवलंय आणि खुशाल तुम्ही दाखवताय अजित पवार मागं, अजित पवार मागं. मग काही जण म्हणलं का रे असे दाखवतायत, टीआरपी त्याच्याशिवाय वाढत नाही. अरे तुमच्या टीआरपीला आम्हाला का मातीत घालताय, आमची का बदनामी करताय. त्याच्यामध्ये मी नंतर पुन्हा अधिकाऱ्यांच्याकडनं माहिती घेतली की नक्की पोस्टल बॅलेट किती झाले. पोस्टल बॅलेटमध्ये पण आम्ही पुढे होतो आणि रेग्युलर मतदानामध्ये पण पुढे होतो. सांगायचं तात्पर्य की बाबा तुमच्यावर सगळ्या चॅनलवर जनतेचा एवढा विश्वास आहे, म्हणजे विश्वास नहीं ते सकाळच्या 9 वाजताच्या. तो महायुति का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रहा है और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. चलिए लिए चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में. विजयोत्सव अवसर पर मैं आग्रह करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल किया है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और पटका दे करके स्वागत अभिनंदन करेंगे. बोले भारत माता की. माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है. इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे प्रदेश के महामंत्री, पूर्व विधायक और इस चुनाव के अभियान के प्रबंधन में लगे हुए आदरणीय राम प्रताप सिंह जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें. माननीय राम प्रताप सिंह जी इस उपचुनाव का पूरा चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं. मैं आग्रह करूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का कि हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय राय जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे. इसी क्रम में आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी स्वागत अभिनंदन करेंगे. माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी का स्वागत आदरणीय शंकर गिरी जी, जो हमारे चुनाव प्रबंधन में साकी भूमिका में लगे थे, वो स्वागत अभिनंदन करेंगे. माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत आदरणीय शिवभूषण सिंह जी. और हम आग्रह करेंगे अपने चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे आदरणीय राम प्रताप जी से कि हमारे बीच में शिवभूषण जी जेपीएस जी का और आदरणीय महेंद्र सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे. शिवभूषण जी माननीय महेंद्र सिंह जी का. मित्रों, आज
उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में बहुत ऐतिहासिक जीत मिली है और इस जीत के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मंचस्थ माननीय प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभी को मिष्ठान खिला करके एक दूसरे को आज खुशियों का इजहार करेंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय आपने क्या चलो ये तो महाराष्ट्रातला ऐतिहासिक दिवस आहे आणि ऐतिहासिक विजय देखील आहे। आतापर्यंतच्या अनेक वर्षांच्या निवडणुका आपण पाहिल्या, परंतु ही निवडणूक लोकांच्या हातात घेतली अशा प्रकारची निवडणूक होती। म्हणजे लँडस्लाइडिंग जो काही विक्ट्री आपण म्हणतो ऐतिहासिक, म्हणजे त्याला काय शब्द वापरायचे मला कळत नाही, परंतु लोकांनी मतांचा प्रेमाचा वर्षाव महायुतीवर केला। कारण लाडकी बहीण असेल, लाडका भाऊ असेल, लाडका शेतकरी असेल, एकंदरीत सगळ्याच घटकातल्या लोकांनी यावेळेस महायुतीवर प्रेम दाखवलं आणि त्यामुळे मी सगळ्या मतदारांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांना एवढ्या मोठ्या ऐतिहासिक विजयासाठी साष्टांग दंडवत घातला पाहिजे अशा प्रकारचं काम मतदारांनी केलेलं आहे। खरं म्हणजे गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये मी, देवेंद्रजी, अजितदादा आम्ही जे काम केलं या राज्यामध्ये की शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, आरपीआय, आमचे आठवले साहेब इकडे आहेत आणि आमचे इतर घटक मित्रपक्ष आणि जे निर्णय आम्ही घेतले ते निर्णय आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये न भूतो न भविष्यते असे होते। म्हणजे एकीकडे विकास केला आम्ही, डेव्हलपमेंट म्हणजे जे 2.5 वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने जी काही कामं बंद पाडली होती, स्पीड ब्रेकर टाकले होते, सगळी कामं थांबवली होती। तुमच्या काळातली जी कामं जसं महाविकास आघाडीचं सरकार 2019ला आलं त्यानंतर ती सगळी कामं बंद पाडली, त्याला स्टे दिले आणि ते स्टे आम्ही सगळे काढले आणि कामं सुरू झाली। मग अटल सेतू झाला, समृद्धी झाला, आपला कोस्टल झाला आणि मेट्रो झाली, कारशेड झालं आणि मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते त्याचं आम्ही उद्घाटनही करू शकलो। ज्याचं भूमिपूजन मोदी साहेबांनी केलं त्याचं उद्घाटन करण्याचे भाग्य आम्हाला मिळालं आणि त्यामुळे कामाला आम्ही प्राथमिकता दिली, विकासाला आम्ही प्राधान्य दिलं आणि आम्ही त्यामध्ये एकच डोळ्यासमोर ठेवलं की या राज्याचा सर्वांगीण विकास आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास करत असताना सर्व घटकांना आम्ही समोर ठेवलं आणि पाहिलं की जे 2.5 वर्षामध्ये जी कामं त्यांनी थांबवलेली आणि 2.5 वर्ष त्यांनी जे सगळं बंद पाडलं होतं ते किती वेगाने आम्ही सुरू करू शकलो याचं समाधान आणि आनंद आम्हाला आहे। कारण त्याचे तुम्ही ते फळं पाहत आहे, सगळी लोकांना आपण मेट्रो दिली, समृद्धी दिलं, अटल सेतू दिला, कोस्टल दिलं, लोक तो वापरू लागले आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे कल्याणकारी योजना आम्ही केल्या। कल्याणकारी योजनेमध्ये लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, त्यानंतर मग लाडका भाऊ केला आम्ही, युवा प्रशिक्षण योजना केली, 3 गॅस सिलेंडर दिले, त्यानंतर वयोश्री योजना केली, शेतकऱ्यांची आम्ही योजना केली, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ केलं, शेतकऱ्यांचं जे 7.5 HP 3-5-7.5 हां 3-5-7.5 आणि त्या पंपाचं वीज बिल माफ केलं। शेतकऱ्यांना आम्ही 2.5 वर्षामध्ये 2.25 वर्षामध्ये आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये जेवढा मोबदला दिला नव्हता 15,000 कोटी रुपये तो दिला। त्यांच्या योजनांसाठी 45,000 कोटी रुपये। म्हणजे एकंदरीत कल्याणकारी, मी डिटेलमध्ये जात नाही त्याच्यामध्ये, पण एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना याची आम्ही सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आणि नेमकं
यामध्ये आमचा उद्देश एवढाच होता की या राज्याला पुढे न्यायचं, या राज्याचा सर्वांगीण विकास करायचा, या राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला काही ना काही राज्य सरकारच्या माध्यमातून आधार मिळाला पाहिजे. आणि मग आम्ही सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणायचो. मग सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणताना सर्वसामान्याला काय मिळालं याचा विचार आम्ही केला. आणि मला अभिमानाने या ठिकाणी सांगायचं आहे की मोदी साहेबांनी, केंद्र सरकारने देखील आमच्या पाठीमागे उभे राहिले ताकदीने, की जे आमचे प्रस्ताव जे आहेत ते त्यांनी मान्य केले आणि मोठ्या प्रमाणावर गेल्या 10 वर्षामध्ये जे केंद्र प्रदेश मुख्यालय में हम सब आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी के मार्गदर्शन में, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के मार्गदर्शन में, माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के कुशल संगठनकर्ता के रूप में, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय महेंद्र जी के साथ, आदरणीय गोविंद शुक्ल जी के साथ, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन गीता साक्या जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को और खासकर 9 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में जी ढंग से 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है। हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है, लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने खटाखट फटाफट सटासट महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए आ जाएगा और लोगों से फार्म भरवाए, एफिडेविट बनवाए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग गुमराह हुए, झूठ बोल करके वोट हासिल किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 9 विधानसभा क्षेत्रों की आम जनता का कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब मतदान के माध्यम से देने का काम किया है, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए भी मैं बधाइयां देना चाहता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे करहल हो, जिस ढंग से आम जनता ने घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल का बटन दबाने का काम किया है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के सिद्धांत की जीत है। हम लोग कुंदरकी गए थे, जिस तरीके से हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में आकर के अपना आशीर्वाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर जी को किया था। और करहल में तो और भी चमत्कार हो गया, लोग अपना गढ़ कहते थे, गढ़ को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनुजोत यादव जी के समर्थन में किया है। आज हम कह सकते हैं मात्र कुछ वोटों से वो जीत पाए हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तीनों साथियों ने मिलकर के जो परिणाम लाया है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र है महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में भी हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, हमने करारी जवाब देने का काम किया है। हम झारखंड में फिर जनता के बीच में जाएंगे। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरे देश में इन उपचुनाव में और आम चुनाव में विधानसभा के बेहतर प्रदर्शन किया है।
मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां जहां चुनाव थे सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश में हमारे जो 7 विधायक चुने गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, हम लोग जहां जहां चुनाव में गए हमने कहा कि आपके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, इस जिम्मेदारी को हम लोग वहन करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों का समुचित विकास हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इन लफ्जों के साथ मैं पुनः अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा आज इस विजयोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के एसओसी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कि आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं भाई, ऐतिहासिक जीत है, इसे जोर से बोलिए भारत माता की जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव सहित महाराष्ट्र की ऐतिहासिक विजय के अवसर पर आयोजित इस विजय उत्सव के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके क्रांतिकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा, जीता, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लगातार इस चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका अदा किए, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे संगठन के प्रदेश के जो महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, जो लगातार शायद कोई बूथ अध्यक्ष बचा नहीं होगा जहां तक, बल्कि पन्ना प्रमुख नहीं बचा होगा जहां तक पहुंचने का काम किए, हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे पूर्व त्याचा अर्थ वेगवेगळा काढला। मोदी साहेब म्हणाले एकत्र या, विकासासाठी एकत्र या। आता लोकांना आवाहन केलं, जसं आम्ही काय त्याच्यामध्ये जातीपाती धर्माचा उल्लेख केला नाही, पण मतदानासाठी एकत्र या, विकासासाठी एकत्र या राज्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी एकत्र या, असं आवाहन करणं काय चुकीचं आहे। आणि लोकांनी ते एकत्र येऊन एकजुटीचं दर्शन या निवडणुकीमध्ये घडवलं आणि मतांची टक्केवारी वाढली, मतदानाची टक्केवारी वाढली, महिलांच्या, आमच्या लाडक्या बहिणींच्या टक्केवारी वाढली। आतापर्यंत महिलांचं टक्केवारी कमी असायची पुरुषांपेक्षा, पण यावेळेस ती टक्केवारी जास्त आहे आणि म्हणून लाडक्या बहिणी आमच्या ज्या आहेत त्या लाडक्या बहिणींनी सावत्र भावांना चांगला जोडा दाखवलेला आहे आणि आम्ही म्हणायचो ना, खोडा घालणाऱ्यांना जोडा दाखवा। तर एकंदरीत ही निवडणूक जी आहे, ही निवडणूक विकासाच्या अजेंड्यावर, कल्याणकारी योजनांच्या याच्यावर आणि जे विचार आहेत, आज आमचे शिवसेना म्हणून बाळासाहेबांचे विचार आहेत, दिघे साहेबांची शिकवण, मोदीजींची जे काही जो त्यांचा सपोर्ट आहे, केंद्राचा सपोर्ट आहे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या निवडणुकीमध्ये कामी आले। शेवटी लोकांना काय पाहिजे? लोकांना शिव्याशाप नको आहे, लोकांना आरोप प्रत्यारोप नको आहे, लोकांना सुडाचं राजकारण नको आहे, लोकांना हवंय डेव्हलपमेंट हवं आहे। आणि 127 सीटें अभी मैं देख रहा था, एक्चुअल क्या है वो तो अभी कुछ देर में पता चलेगा। यह महाराष्ट्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक संख्या है सीटों की। तो मैं महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले और सभी कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के सभी साथियों को भी बधाई दूंगा। झारखंड के भी कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया, शानदार संघर्ष किया। वहां हम सरकार बनाने से थोड़ी दूर है, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दूंगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे पन्ना प्रमुख हो और चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे महामंत्री संगठन जी हो, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उपचुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई थी, उस गुब्बारे की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने इस उपचुनाव में निकाल देने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर हम सेवा करेंगे,
सुशासन देंगे, सुरक्षा देंगे, विकास करेंगे, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, विशेष तौर से हत्यारे जो एक दलित बेटी की हत्या भी चुनाव के दौरान किए, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हम कार्रवाई करेंगे तो वह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला है, भाजपा को मिला है। और एक बात और, अभी जो आंकड़े क्लियर नहीं है, कुछ देर में क्लियर होंगे, लेकिन इस उपचुनाव में 50% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिले हैं। और यह नारा हम धीरे धीरे कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज ऐतिहासिक विजय की सभी कार्यकर्ता, चूंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहां नहीं है, ये विजय उत्सव है और इस विजय उत्सव के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता प्रदेश में खुशी की लहर है। यह खुशी की लहर हरियाणा 8 अक्टूबर से जो शुरू हुई, आज महाराष्ट्र से लेकर के यूपी और जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी एक अलग अलौकिक आनंद का अनुभव कार्यकर्ता कर रहा है। उन सबको बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, आज उत्तर प्रदेश ने सदस्यता अभियान में पूरे देश के अंदर नंबर 1 कर सदस्यता की है। ऐसे 2.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश के लगभग बन चुके हैं। आज इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा, इस विजयोत्सव के अवसर पर, कि उत्तर प्रदेश का वो 2.5 करोड़ कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के वो सभी हमारे जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, इन सब के कारण आज एक विजय हम सबको मिली है। इस विजयोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस विजयोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री श्री JPS राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे सभी महामंत्रीगण, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशेष आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है
अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, इस 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ
इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। यह गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी की एक पराजय भी है। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई है। उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है। बीजेपी, एनडीए के और महायुति गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस अवसर पर हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयी प्रत्याशियों को अपनी बधाई देता हूं। खासतौर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलगल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें कुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है। गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 70,000 वोटों से जीत रहे हैं। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 11,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। खैर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 38,393 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मराज निषाद 33,700 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल
राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल 30,426 वोटों से विजयी घोषित हुई हैं और मझवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 4,863 वोटों से विजयी घोषित हुई है। ये कुल जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था यह 12,200 से अधिक वोट से था और यह इस बार केवल 8,000 वोटों तक सीमित रह गई। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं और महाअगाड़ी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, यह मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित होकर के रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस ऐतिहासिक जीत के अवसर पर, ऐतिहासिक विजयोत्सव अवसर पर क्या है? देखिए, कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है।